नमस्कार, माइको एफएम में आपका स्वागत है। आज सुनिए परिणीता का भाग 8। लगभग 3 माह बाद गुरुचरण बाबू मलिन मुख नवीन बाबू के यहाँ आकर फर्श पर बैठने ही वाले थे कि नवीन बाबू ने बड़ी जोर से डांट कर कहा, ना ना ना, यहाँ पर नहीं, उधर उस चौकी पर जाकर बैठो। मैं इस कुछ समय में नहीं नहा धो सकता। तुमने जाति बदली है, यह सत्य है ना? क्षुब्ध होकर गुरुचरण बाबू एक दूर की चौकी पर जाकर बैठे। कुछ देर वे मस्तक झुकाए बैठे रहे। अभी 4 दिन पहले की बात है। उन्होंने विधिवत ब्रह्म समाज को ग्रहण कर लिया है। अब वो ब्रह्म समाजी हो गए हैं। यह खबर आज ही नवीन राय को मिली है। अब उन्हें बंगाली समाज में बैठने का कोई अधिकार नहीं है। सामने गुरुचरण बाबू को बैठे हुए देखकर नवीन राय की आंखों से गर्म लपटें निकलने लगी, परंतु गुरुचरण बाबू एक अपराधी की तरह मौन बैठे रहे। किसी सलाह सूत के बिना ही वे ब्रह्म समाजी हो गए थे, परंतु उसी समय से घरेलू परेशानियां बढ़ गई तथा रोना चिल्लाना मचा रहता था। घर का कोना कोना अशांत था। इस अशांति के कारण वह बड़े ही दुखी थे। नवीन राय ने फिर उदंड भाव से पूछा, कहो, यह सत्य है ना कि तुम ब्रह्म समाजी हो गए हो? यह घृणित कार्य तुमने किया क्यों? तुम तो केवल 60 रुपये तनख्वाह पाते हो, फिर क्यों? गुस्से के कारण नवीन राय की जबान से बोल ना निकला। रोते हुए बड़े नम्र स्वभाव में गुरुचरण बाबू ने जवाब दिया, दादा क्या कहें, बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। दुख में कुछ न दिखाई दिया। मैं यह ना सोच सका कि गले में फांसी लगा लूं या फिर ब्रह्म समाज में मिल जाऊं। अंत में ब्रह्म समाजी हो जाना ही ठीक समझ में आया, इसीलिए मैंने यह ब्रह्म समाज स्वीकार कर लिया। नवीन राय ने बड़े जोर से चिल्लाकर कहा, बहुत अच्छा किया। अपने गले में फांसी न लगाकर सारे धर्म और समाज को फांसी लगा दी। वाह रे वाह। अच्छा, अब तुम यहाँ से चले जाओ और यह काला मुंह कभी भी यहाँ न दिखाना। जो तुम्हारे सलाहकार हैं उन्हीं के पास जाकर उठो बैठो। यह बात सुनकर गुरुचरण बाबू वहां से चले गए, परंतु नवीन राय मारे क्रोध के कुछ भी नहीं सोच सके कि क्या करे और क्या ना करे। गुरुचरण बाबू के भी अब वहां आने की कोई संभावना न थी। गुरुचरण बाबू पर नाराज होने, झुंझलाने तथा बकने के सिवा नवीन राय कर ही क्या सकते थे। झट उन्होंने राज को बुलाया और घर में आने जाने वाले ऊपर के रास्ते बंद करा दिए। उस रास्ते को बंद करके उन्होंने अपने क्रोध की शांति की। बहुत दूर प्रदेश में बैठी हुई भुवनेश्वरी को यह हाल मालूम हुआ तो वह फूट फूट कर रोने लगी। शेखर, भला ऐसा करने को किसने उन्हें समझाया? अनुमान से शेखर समझ लिया कि यह राय किसने दी है, परंतु वह बात ना कहकर उसने कहा, माँ, हो सकता था कि तुम लोग स्वयं ही उन्हें थोड़े दिन बाद अलग कर देते। समाज में उनकी छाया ही ना पड़ने देते। कई कन्याओं की शादी कैसे कर सकते वह समय पर? आखिर इसका तो कोई रास्ता मेरी समझ नहीं आता। गर्दन हिलाते हुए भुवनेश्वरी ने कहा, बेटा, कुछ भी काम रुका ना रह जाता। ऐसी हालत में गुरुचरण बाबू का पहले ही से धर्म छोड़ बैठना नादानी है या अक्लमंदी? यदि घबराकर लोग अपने धर्म को छोड़ने पर तुल जाएं, तो हजारों लोग अपना समाज धर्म छोड़ बैठे। भगवान ने पैदा किया है तो वही पालते हैं और सब कार्य पूरा करते हैं। वही भगवान गुरुचरण बाबू की भी रक्षा करते, काम बनाते। शेखर चुप रहा। गीली आंखें पोंछकर भुवनेश्वरी ने कहा, यदि ललिता बिटिया को ही साथ ले आती तो किसी न किसी प्रकार से उसका उपकार कर देती। हो सकता है कि इसी इरादे से गुरुचरण बाबू ने उसे मेरे साथ नहीं भेजा। मुझे तो यही पता था कि उसकी शादी की सचमुच तैयारी है। शेखर ने लज्जापूर्वक भुवनेश्वरी की तरफ देखकर कहा, अच्छा है माँ, घर वापस चलकर इस कार्य को ऐसा ही करो ना। ललिता तो अभी ब्रह्म समाजी नहीं हुई है, केवल उसके मामा ही तो हुए हैं। उसके सगे मामा भी नहीं है। ललिता का कोई सगा नहीं है, इसी कारण वह उनकी शरण में पड़ी है। खूब सोच समझकर भुवनेश्वरी बोली, यह तो ठीक है, पर तुम्हारे पिताजी अजीब ढंग के व्यक्ति हैं। वे बड़े ही हठी आदमी हैं। किसी तरह से भी ऐसा करने को तैयार ना होंगे। शायद उन लोगों से मिलने भी ना देंगे। यही विचार शेखर के मन में भी बार बार उठ रहे थे। वह माँ की बातों का कोई उत्तर ना देकर चुपचाप बैठा सुनता रहा और मन ही मन सोचता रहा। शेखर अब परदेश में 1 मिनट भी नहीं रहना चाहता था। बड़ी बेचैनी और परेशानी में वह 2-3 दिन इधर उधर घूमता रहा।
फिर उसने माँ से कहा, यहाँ पर जी नहीं लगता माँ, चलो घर चले। उसी दिन वह घर लौटने को तैयार हो गई और कहने लगी, मुझे भी अच्छा नहीं लगता। कलकत्ता वापस आने पर दोनों ने देखा कि छत से आने जाने वाला रास्ता बंद कर दिया गया है। गुरुचरण बाबू से कोई भी नाता रिश्ता करना नवीन राय को भला ना लगेगा, यहाँ तक कि बोलना भी बुरा लगेगा। यह बात वे दोनों तुरंत तार गए। रात के समय जब शेखर खाने बैठा तब माँ भी आकर उसके पास बैठ गई। कुछ देर बाद वह बोली, गिरीन्द्र के पास ही ललिता की शादी तय हो रही है, यह मैं पहले ही समझ गई थी। सिर नीचा किए हुए शेखर ने पूछा, किसने कहा? भुवनेश्वरी ने कहा, उसकी मामी ही कह रही थी, और कौन कहता। दोपहर के समय जब वह सो गए थे तो मैं स्वयं मिलने गई थी। मारे दुख के उसकी मामी ने अपनी आंखें लाल कर ली। थोड़ी देर बाद अपने आंसू पोंछकर सब कुछ कह गई। उन्होंने ही कहा, यही तकदीर का खेल है शेखर, किसको दोषी ठहराया जाए। कुछ भी सही, पर गिरीन्द्र भी एक भला लड़का है, नम्र स्वभाव वाला है। उसके यहाँ ललिता को किसी प्रकार का कष्ट न होगा। वह धनवान भी है। यह कहकर वह चुप हो गई। उत्तर में ना तो शेखर कुछ कह ही सका और ना सामने रखी हुई थाली से उठाकर खा ही सका। थोड़ी देर बाद माँ वहां से उठकर चली गई और शेखर भी बिना खाए पिए उठ गया। हाथ मुंह धोकर वह अपने बिछौने पर जा पड़ा। दूसरे दिन संध्या समय शेखर टहलने निकला। उस वक्त गुरुचरण बाबू के यहाँ पहले की तरह चाय उड़ रही थी, हंसी मजाक हो रहा था। वहां की बातें सुनकर शेखर कुछ देर रुक गया। फिर ना जाने क्या सोचकर वह धीरे धीरे गुरुचरण बाबू के कमरे में आकर खड़ा हो गया। उसके आते ही वहां सन्नाटा छा गया। शेखर के मुख के भाव देखकर सभी लोगों के भाव बदल गए। शेखर के परदेश से आने की खबर ललिता के सिवा और किसी को न थी। गिरीन्द्र का चेहरा गंभीरता में और भी परिणत हो गया। वह दीवार की तरफ देखने लगा। गुरुचरण बाबू ही उस समय ज्यादा जोर से बातें कर रहे थे। शेखर को देखकर उनका चेहरा पीला हो गया। उसके निकट बैठी ललिता चाय तैयार कर रही थी। उसने मुंह उठाकर देखा और नीचा कर लिया। आगे बढ़कर शेखर ने चौकी पर सिर झुकाकर नमस्कार किया और वहीं पर एक और बैठकर हंसते हंसते कहने लगा, एकाएक सभी लोग चुप क्यों हो गए? गुरुचरण बाबू ने धीमे स्वर में आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद में उन्होंने क्या कहा सुनाई नहीं पड़ा। शेखर गुरुचरण बाबू के विचारों को तार गया। इसी कारण उसने बीच में ही अपनी बात छेड़ दी। वह सारी कथा परदेश से वापस आने की, माँ के स्वास्थ्य की तथा अन्य तमाम बातें कहने लगा। फिर अपरिचित व्यक्ति की ओर देखा। गुरुचरण बाबू इस बीच काफी सतर्क हो चुके थे। उन्होंने उस लड़के के परिचय में कहा, यह गिरीन्द्र बाबू के मित्र हैं। इन लोगों के घर एक ही स्थान पर है, बड़े ही भले आदमी हैं और श्याम बाजार में रहते हैं। हमारी इनसे जब से मुलाकात हुई है, बेचारे आकर मिल जाते हैं। शेखर ने गुरुचरण बाबू की बातों में अपनी सम्मति दी, परंतु मन ही मन विचार किया, हाँ देखने में नर्म आदमी लगते हैं। थोड़ी देर रुककर फिर वह गुरुचरण बाबू से बोला, काका और सब ठीक ठाक है ना? गुरुचरण बाबू ने कुछ भी नहीं कहा और सिर झुकाए चुपचाप सुनते रहे। अच्छा काका जी, अब चलता हूँ। यह कहकर शेखर जाने को तैयार हो गया। उसे जाता देखकर रुआंसे होकर गुरुचरण बाबू ने कहा, बेटा तुमने सब बातें सुन ही ली होगी, फिर भी कभी कभी आते रहना, एकाएक हम दुखियों का त्याग ना कर देना। शेखर ने कहा, अच्छा काका जी। कहता हुआ वह भीतर ललिता की मामी से मिलने चला गया। थोड़ी देर बाद ललिता की मामी की रोने की आवाज़ बैठक में सुनाई दी। उसकी रोने की आवाज़ सुनकर गुरुचरण बाबू के आंसू आ गए और उन्होंने अपनी धोती से उन्हें पोंछ लिया। गिरीन्द्र की मुखाकृति एक अपराधी की सी हो रही थी। वह नीरस सा बाहर की ओर देखने लगा। शेखर के जाने के पहले ही ललिता वहां से चली गई थी। कुछ समय के बाद शेखर उसकी मामी से बातें करके बाहर की ओर आया। सीढ़ियों से उतरते समय अंधेरे कमरे में दरवाजे के निकट उसने ललिता को खड़े हुए देखा। उसको देखते ही वह भी खड़ा हो गया। ललिता ने शेखर को प्रणाम किया और उसके पास आ गई। कुछ समय तक शेखर से कुछ उत्तर पाने की लालसा से खड़ी रही। फिर थोड़ा पीछे हटकर मंद स्वर में उसने कहा, आपने मेरे पत्र का उत्तर क्यों नहीं दिया? कौन सा पत्र? उसमें बहुत सी बातें थी। अच्छा उन बातों को छोड़ो, यहाँ की सभी बातें आपने सुन ही ली है, मेरे लिए क्या हुक्म देते हो? शेखर ने आश्चर्य में पड़कर कहा, मेरा हुक्म? मेरा हुक्म किस लिए? मेरे हुक्म से लाभ ही क्या?
ललिता ने शंकित होकर कहा, क्यों? शेखर ने कहा, और नहीं तो क्या, मैं किसे हुक्म दूं? ललिता ने कहा, मुझको हुक्म दो। और किसको दोगे? शेखर ने कहा, तुम्हें क्यों हुक्म दूंगा? फिर हुक्म देने पर तुम उसको मानोगी ही क्यों? शेखर के इस कथन में करुणा मिश्रित थी। ललिता यह सुनकर मन ही मन घबरा उठी। उसने शेखर की छाती के समीप सिरकते हुए कहा, जाने दो इन बातों को, इस समय यह मजाक अच्छा नहीं लगता। तुम्हारे पांव पड़ती हूँ, मुझे अब तंग मत करो। बताओ कैसे क्या होगा? मुझे डर के मारे रात को नींद नहीं आती है। आखिर भय किस लिए? ललिता ने कहा, क्या कह रहे हो? भय ना लगेगा तो फिर क्या लगेगा? ना तो तुम ही यहाँ थे और ना माता जी ही थी। फिर मामा ने क्या कर डाला वह भी तुमसे छिपा नहीं है। अब यदि माँ मुझे ना स्वीकार करे तो? थोड़े समय बाद शेखर ने कहा, वह तो ठीक ही है, अब माँ कैसे स्वीकार कर सकती है? उन्हें यह भी पता चला कि तुम्हारे मामा ने अन्य लोगों से काफी पैसे लिए हैं, साथ ही अब वो ब्रह्म समाजी भी हो गए हैं। हम लोग हिंदू हैं। अन्ना काली ने उसी वक्त आकर ललिता से कहा, मामा बुला रहे हैं। ललिता ने जोर से कहा, अच्छा तू जा, मैं अभी आती हूँ। फिर नम्रता पूर्वक शेखर से कहने लगी, यह कुछ भी क्यों ना हो, फिर भी जो धर्म तुम्हारा है वही मेरा भी। यदि वह तुमको नहीं अलग कर सकती है तो मुझे भी नहीं अलग कर सकती। इसके सिवा गिरीन्द्र बाबू के लिए हुए रुपए मैं उन्हें लौटा दूंगी। यह तो मेरे ऊपर कर्जा है, 2 दिन आगे पीछे लौटाना ही होगा। शेखर ने कहा, इतना अधिक रुपया देने के लिए कहाँ से मिलेगा? इस बात के उत्तर में काफी समय तक चुप रहे। फिर हंसकर बोली, क्या आपको ज्ञात नहीं कि स्त्रियों को रुपए कौन देता है? मैं भी उन्हीं से ले आऊंगी। शेखर के हृदय में उथल पुथल मची हुई थी। वह फिर कहने लगा, परंतु मामा ने उस रुपयों के लिए तुम्हें तो बेच ही डाला है। ललिता अंधेरे में शेखर के चेहरे को ना देख सकी, परंतु गले के स्वर को तुरंत तार गई और बोली, यह सब झूठी व्यर्थ की बातें हैं। मेरे मामा के सदृश भला मनुष्य दुनिया में होना कठिन है। तुम व्यर्थ ही उनकी हंसी उड़ाते हो। उनके कष्टों तथा दुखों की कोई बात भी दूसरों से छिपी नहीं है। तुम भले ही ना जानते हो। आवेश में ललिता ने इतनी बातें कह डाली और फिर तनिक देर रुक कर कहने लगी, फिर वह रुपए मामा ने लिए हैं। मेरे ब्याह के बाद इस कारण मुझे बेचने का कोई अधिकार उन्हें कहा था। यदि मुझे बेचने का कोई अधिकार है तो केवल तुम हो और कोई नहीं। इतना कहते हुए उत्तर की कोई प्रतीक्षा ना करके ललिता अंदर चली गई। कुछ देर तक अवाक सा शेखर वहीं खड़ा रहा, फिर धीरे धीरे गुरुचरण बाबू के घर से बाहर चला आया। धन्यवाद। प्रिय श्रोतागण, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें और साथ ही साथ अगर आपकी कोई पसंदीदा कहानी है जो आप सुनना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में हमें बताएं। धन्यवाद।